अब देखेंगे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर से पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है। एक एग्रीमेंट एनफोर्स्ड बाय लॉ। एग्रीमेंट क्या होता है, प्रपोजल प्लस कंसिडरेशन प्लस एक्सेप्ट, ठीक है, ये है कॉन्ट्रैक्ट। अब परफॉर्मेंस मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाया है, उस पर काम करना पड़ेगा। ये नहीं है ऑफरर ने प्रपोजल दिया, ऑफरी ने एग्री कर दिया, लेकिन ना तो इसने काम किया और ना इसने पैसे दिए, ठीक है। तो हम ये इसकी बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। हाँ भाई, परफॉर्मेंस क्यों नहीं कर रहे वो कॉन्ट्रैक्ट की, कंप्लीट क्यों नहीं कर रहे कॉन्ट्रैक्ट को। तो परफॉर्मेंस का क्या मतलब होता है, परफॉर्म या फिर फुलफिल ऑल द प्रोमिसेस, ठीक है। इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से सेक्शन 37। सेक्शन 37 क्या कहता है, फुलफिलमेंट फुलफिलमेंट किसका, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और कौन करेंगे इन टर्म्स एंड कंडीशन को, पार्टीज अंडर कॉन्ट्रैक्ट, ऑफरर ऑफरी या फिर ऑफरर्स ऑफरीज, कोई भी हो सकता है, दो से ज़्यादा होने चाहिए, आपने पढ़ा है दो से ज़्यादा पार्टीज होनी चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने में, ठीक है। अब ये नया चीज़ उठ के आती है, पार्टीज काम करेंगे लेकिन कितना, तो विद इन टाइम लिमिट, ठीक है, विद इन टाइम लिमिट। और एक चीज़ और बताई थी, इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 37 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37, फुलफिलमेंट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय द पार्टीज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट विद इन अ स्पेसिफिक टाइम लिमिट या टाइम पीरियड इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर। ये चीज़ें आपने पढ़ी है छोटी छोटी, तो इन चीज़ों को इकट्ठा करके परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बनती है एज पर सेक्शन 37। अब इसके रूल्स देखेंगे, रूल्स प्रोविजन या कैरेक्टरिस्टिक्स देखें एक के बाद एक। सबसे पहले तो एक्चुअल परफॉर्मेंस होनी चाहिए, जैसे पार्टी ए एंड पार्टी बी प्रपोज कर दिया, बी ने एक्चुअली परफॉर्म नहीं किया है उस काम को, खाली सोच लिया, अज्यूम कर लिया, मतलब मैथ्स में चला गया वो कि लेट दिस सेक्शन बी एक्स और दिस बी कॉल्ड एक्स, दिस डिनोट एक्स, तो बस इसने अज्यूम कर लिया कि मैंने वो काम कर दिया, लेकिन एक्चुअल काम नहीं हुआ है। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस होनी चाहिए दोनों पार्टीज से, नहीं तो क्या होगा, ए ने प्रपोज किया, बी ने एक्सेप्ट किया और एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं की, तो भाई ए भी फिर पैसे नहीं देगा, एक्चुअल पैसे नहीं देगा, वो बच्चों वाले खिलौने दे देगा कि इनको पैसे मान ले, क्योंकि बी ने क्या कहा, ले ये तेरा परफॉर्मेंस मान ले पूरा, तो ए कह देगा ये ले ये तेरी पेमेंट मान ले, ठीक है। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस होनी चाहिए। एक्चुअल परफॉर्मेंस के बाद परफॉर्मेंस, यहाँ केस में ऑफर ही दे रहा है, कुछ केसेस में परफॉर्मेंस ऑफरर को करनी पड़ती है, तो उसके लिए क्या है, promises fulfilled by other parties of the contract,
ठीक है, इस चीज़ को कैसे समझेंगे? एक टेंडर पास हुआ, एक कंपनी ने अपनी मतलब टेंडर निकाल लिया, उन्होंने टेंडर में ये कहा कि हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो सब अपनी अपनी है ना हमें बजट लिख के भेजो, अपना बजट भेजो और अपना परफॉर्मेंस भेजो, अपना थोड़ा बहुत मटेरियल भेजो कि हाँ भाई तुम किस तरह का काम करोगे या फिर प्लान क्या है इस लैंड पे काम करने का। ठीक है, टेंडर था लैंड का, तो उस लैंड के लिए सब ने अपने प्रपोज़ल दिए। अपन ने देखा है ए और बी पार्टी में प्रपोज़ल पहले ए देता है। यहाँ पे देखो टेंडर ने प्रपोज़ल नहीं दिया है, प्रपोज़ल यहाँ से आया है। ठीक है, तो ये चीज़ है, प्रॉमिसेस कभी कभी दूसरी पार्टी को ही फिलफिल करने पड़ते हैं प्रपोज़ल देने के बाद। ठीक है, एक्सेप्टेंस फिर अपना ऑफरर देता है। ठीक है, क्योंकि इसने तो ऑफ़र दिया कि भाई मैं ऑफ़र दे रहा हूँ, टेंडर दे रहा हूँ, तुम बताओ तुम क्या करोगे। फिर ये अपनी परफॉर्मेंस, अपने प्रपोज़ल दूसरे देंगे। ठीक है, ये प्रपोज़ल देंगे, फिर इनमें से जिसका प्रपोज़ल बढ़िया लगेगा वो एक्सेप्ट करेगा टेंडर वाला। ठीक है, तो ये चीज़ है, प्रॉमिसेस कभी कभी दूसरी पार्टी को फुलफिल करने पड़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट की, अपोजिट काम हो जाता है थोड़ा सा, तो वो चीज़ का ध्यान रखना है। और इसकी एक नेक्स्ट पार्ट और है, कुछ केसेस में परफॉर्मेंस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अब परफॉर्मेंस है ना कैसे रिक्वायर नहीं है, जैसे इम्पॉसिबल हो जाए, परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है। अब इम्पॉसिबल कैसे हो जाता है? ए और बी के बीच काम हुआ था, ए ने स्पेसिफिकली बी को चूज़ किया था लेकिन बी की डेथ हो गई, अब इम्पॉसिबल है। ये चाहे तो प्रॉक्सी लगा सकता है या फिर किसी और को दे सकता है, वो अलग मैटर, नया कॉन्ट्रैक्ट बी के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट गया, अब बी इम्पॉसिबल में चला गया है। इम्पॉसिबल के बाद कॉन्ट्रैक्ट डिस्बैंड हो जाए, ध्यान रखना ये अल्टरनेट नेम ले रही हूँ मैं, कोई नया नेम नहीं है। यहाँ पे ए और बी कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है, और बी ने मना कर दिया, बाद में परफॉर्मेंस करने से मना कर दिया। अब रीज़न पे डिपेंड करता है, रीज़न वैलिड है तो कोर्ट कुछ नहीं कहेगा, ए कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर रीज़न वैलिड नहीं है कि बी ने मना क्यों किया है, ऐसा नहीं कि ए तो मेरे को 100 रुपये दे रहा था और कोई मेरे को 200 रुपये दे रहा है, अब तो मैं कॉन्ट्रैक्ट बंद करूँगा, तो भाई फिर तू जेल की हवा खा। ठीक है, तो डिस्बैंड में भी अलग अलग ध्यान रखने हैं। डिस्बैंड के बाद अपना तीसरा है रिसाइंड। रिसाइंड का क्या मतलब होता है? ए और बी थे, इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट लास्ट तक बन गया था लेकिन तोड़ दिया, फिर भी तोड़ दिया, तो वहाँ पे परफॉर्म करना रिक्वायर नहीं होता। अब वो तोड़ ए भी सकता है और बी भी सकता है, डिपेंड करता है, लेकिन बात ये है अगर बी तोड़ेगा तो पेनल्टी लगेगी और ए तोड़ेगा तो भी पेनल्टी लगेगी। डिफरेंस ये हो जाता है, ए तोड़ेगा तो पेनल्टी कम लगेगी और या फिर पेनल्टी लग भी नहीं सकती, और अगर बी तोड़ेगा तो पेनल्टी लग सकती है, नहीं लग सकती, डिपेंड करती है, रीज़न वैलिड होना चाहिए। अभी अपन देख रहे थे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस क्या होता है? किसी भी काम को है ना परफॉर्म करना। कब परफॉर्मेंस कंप्लीट मानी जाती है? जब वो काम कंप्लीट हो जाता है या फिर उसका एंड हो जाता है या फिर डिस्चार्ज, ब्रीच हो जाता है उसका। ठीक है, तो ब्रीच अपन आगे पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल डिस्चार्ज और एंड देखते हैं, दोनों सेम ही बात होती है। एक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कब माना जाता है ये अपन अब पढ़ेंगे, ये तो थी डेफिनेशन ही, समझो उसको जो समझा रही हूँ। डिस्चार्ज और एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब बोथ पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो जाती हैं। ठीक है, जो रिलेशन ए और बी का बना था, रिलेशन
रिलेशन कौन सा, लीगल। तो लीगल रिलेशन जो था वो ख़त्म हो गया इनका। कैसे ख़त्म हुआ है, इसके रूल्स और प्रोविजंस या कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पहला रूल, इसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दोनों पार्टीज़ ने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट कर दिया है। कंप्लीट द परफॉर्मेंस। तो एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज या एंड कब माना जाएगा, जब उसकी परफॉर्मेंस कंप्लीट रहेगी। या फिर जैसे कहा पार्टीज़ कितनी होनी चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, 2 पार्टीज़ चाहिए अपन को, ऑफरर एंड ऑफरी। तो इन 2 पार्टीज़ की म्यूचुअल कंसेंट से भी डिस्चार्ज किया जा सकता है। म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट कैसे, ए और बी पार्टीज़ का रिलेशनशिप था एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए। उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ए के पास प्रॉपर फंडिंग नहीं है अब, और बी के पास प्रॉपर वर्कर नहीं है, लेबर नहीं है। तो ये म्यूचुअल कंसेंट से ब्रीच कर सकते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं, यानी कि एंड कर सकते हैं। ब्रीच माने तो तोड़ना, ख़त्म करना हो जाता है, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट फिक्स टाइम के लिए कर रखा था, जैसे फिक्स टाइम पार्टनरशिप, फिक्स टाइम पार्टनरशिप किस पे डिपेंड करती है, लैप्स ऑफ टाइम पे। टाइम कंप्लीट, पार्टनरशिप कंप्लीट। नेक्स्ट अपन देखेंगे ऑपरेशन बाय लॉ। अपन ने अकाउंट में भी पढ़ा होगा कि है ना, कभी कभार लॉ भी है ना बोल देती कि कंपनी को बैंकरप्ट कर दो, तो वो लॉ ही डिक्लेयर करता है बैंकरप्सी। पार्टनर्स को डिक्लेयर करना ज़रूरी नहीं है, लॉ भी कभी कभी कह देता है। तो ऑपरेशन बाय लॉ, ये मतलब लॉ ने ऑर्डर दिया है, ऑर्डर बाय कोर्ट मतलब कोर्ट से ऑर्डर आया है, कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। और अब देखेंगे अपन ब्रीच। ब्रीच का जो केस होता है उसमें भी यही रहता है, एंड हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट तो ख़त्म हो ही जाता है कम से कम। अब ब्रीच का क्या मतलब होता है, तोड़ना। ए और बी यहाँ म्यूचुअल कंसेंट में काम कर रहे थे, यहाँ पे ए और बी ने, पैसे हैं इसके पास लेकिन इसने परफॉर्मेंस देने से मना कर दिया, तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। क्या तो बोथ पार्टीज़ ने मना कर दिया काम करने से, मतलब क्या तो ये काम करने से मना कर दे या फिर ये पेमेंट देने से मना कर दे, ठीक है, तो वो होता है ब्रीच। तो डिस्चार्ज में ब्रीच का ये रोल रहता है। अब देखते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को अलग क्या होता है। मतलब ब्रीच एक तरह का एंड ही हो जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो था इनका, कॉन्ट्रैक्ट वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो गया है, वॉइड हो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट। अब वो किस केस में होगा, सबसे पहले तो वो देखेंगे, ठीक है। तो ये था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें केसेस क्या होते हैं, एक केस तो ये है कि नॉट फुलफिलिंग द ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन क्या है यहाँ पे, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वो, ठीक है। या फिर वन पार्टी डजंट फॉलो द एंड द अदर पार्टी refuses to play its role। मतलब ऑफरर और ऑफरी जो थे
इनमें से इसने तो कर दिया, लेकिन बी ने काम करने से मना कर दिया। तो इसने मना कर दिया तो ए है ना, पार्टी है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए वॉइड कर देगा। ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अब तो वो काम पूरा ढंग से नहीं कर रहा है। अभी तक अपन रूल्स वगैरह पढ़ रहे थे, रूल्स एंड प्रोविजंस। अब देखते हैं इसकी रेमेडीज़ क्या होती है। रेमेडीज़ ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब रेमेडीज़ का क्या मतलब होता है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे हो सकती है एक पार्टी के लिए। तो उसकी रेमेडीज़ देखते हैं। सबसे पहले तो कोर्ट ही डिक्लेयर कर देगा, RESCINDED, रिसाइंडेड बाय कोर्ट। रिसाइंडेड का मतलब होता है कैंसिलेशन। कैंसिलेशन बाय कोर्ट, कोर्ट ने ही मना कर दिया कि उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ए और बी पार्टीज थी। नॉर्मली ए ने काम नहीं किया तो बी ने मना कर दिया कि मैं अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। लेकिन नहीं, कोर्ट भी इंटरफेयर कर सकता है। कोर्ट कह देगा बी ने काम नहीं किया, कोई बात नहीं, नल एंड वॉइड, कैंसिलेशन कर दो कॉन्ट्रैक्ट का। उसके बाद स्वीट फॉर डैमेज। स्वीट माने यहाँ पे स्यू से है या फिर केस रजिस्टर कर दिया है डैमेज से। क्यों? क्योंकि ए और बी के काम में एक इनोसेंट पार्टी का डैमेज हो गया। वो इनोसेंट पार्टी ए भी हो सकती है, बी भी हो सकता है। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट था घर बनाने का, घर बना के दे दिया लेकिन पेमेंट नहीं की, ठीक है, तो केस कर सकता है ये बी। उसका अपोजिट और देखते हैं। घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट था, घर ही नहीं बनाया, परफॉर्मेंस ही नहीं दी, ठीक है, इसका तो खर्चा पानी लग गया लेकिन ए का, तो वो सूट फॉर डैमेज कर सकते हैं। क्योंकि भाई नाम भी ख़राब होता है। गुडविल पढ़ी अपन ने, तो वो चीज़ गुडविल कैलकुलेट होती है, वो चीज़। अब केस कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ और याद रखना, क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट और एज मच एज अर्नड, समझ गए? इस केस को ही उठा के देख लेते हैं। ए और बी थे, घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, घर बना के दे दिया, लेकिन घर बनाने को देने से पहले भी है ना, इसने क्या कहा, 50% एक बार ले, उसके बाद 25% और दे दिया इसने पेमेंट। बाकी का जो 25% था वो नहीं दिया इसने। तो एज मच एज अर्न, तो वो 25% भी देना पड़ेगा इसको, ठीक है। नहीं तो बी को कम से कम एज मच एज अर्न मिलेगा, क्वांटम मेरिट मिलेगी, कोर्ट कह देगा ये। उसके बाद कोर्ट और क्या कह सकता है, रेमेडी क्या दे सकता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट टूटने की रेमेडी क्या दे सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होती है, ए और बी, ठीक है। ए ने कहा था मेरे को है ना पूरी की पूरी ये शर्ट बनवानी है, ठीक है, ये शर्ट के बटन भी लगवाने, ठीक है। ए ने कही थी कि मेरे को ऐसी शर्ट बना के दे, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, बी ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन बी के पास, बी ने एक्सेप्ट तो कर लिया लेकिन बी की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई। 50 सेट्स में से बी ने क्या किया, उसने ना 25 सेट्स बना लिए। ए को अर्जेंटली जो चाहिए थे वो थे इन 25 में, 25 मतलब एक्स्ट्रा के साथ। तो उसने क्या सोचा कि मैं एक बार एक्स्ट्रा बनवा लेता हूँ और बाद में बच जाएंगे तो स्टॉक पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अर्जेंटली जो चाहिए थे वो 50 के 50 नहीं चाहिए थे, इसे अर्जेंटली है ना 30 चाहिए थे, ठीक है।
बी की हो गई तबीयत ख़राब, अब ऐसी तबीयत ख़राब हुई है कि मरण घाटे हो रहा है, तो कोर्ट क्या कह देगा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर दो। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या, कम से कम +5 और कर दो। 30 दिन का टाइम था, ठीक है, 10 दिन में इसने 25 बना दी, ठीक है, तो केवल 5 और बनानी है 20 दिन में। 10 दिन में इसने 25 बनाई है, 20 दिन में खाली 5 बना दो और बाद में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दो, कॉन्ट्रैक्ट हट जाएगा फिर वो, ठीक है। क्यों, क्योंकि ज़रूरत इसको खाली 30 पेयर्स की थी, 50 कंप्लीट नहीं कर पाएगा ये भी क्योंकि इसकी तबीयत बहुत ख़राब है। तो कोर्ट ये भी कह सकता है कि भाई ये 5 ए किसी और से बनवा ले, पेमेंट मत कर बी को उस 5 का, या फिर जो बाकी के 25 हैं पूरे उसका पेमेंट मत कर। लेकिन अगर अर्जेंसी है तेरे तो अर्जेंसी में भाई 5 बनवा ले, लेकिन टाइम वही रख। तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक कॉन्ट्रैक्ट की डिसाइड करता है कोर्ट। नेक्स्ट अपन देखते हैं इंजंक्शन। इंजंक्शन का सबसे पहले तो इंग्लिश में वर्ड देखो क्या निकल के आता है, INJUCT, ठीक है। किसी भी चीज़ को इंजेक्ट करना, ज़बरदस्ती लगाना, जैसे कोई बीमार नहीं उसके ज़बरदस्ती सुई लगाना, ठीक है, वो इंजेक्शन। तो यहाँ पे इंजंक्शन का क्या मतलब होता है, आपने टर्मिनोलॉजीज में भी पढ़े थे। इंजंक्शन क्या होता है, वहाँ पे कोर्ट अपनी टांग अड़ाता है कि नहीं भाई कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना है। कोर्ट कह रहा है ज़बरदस्ती की कॉन्ट्रैक्ट को, तो वो इस केस में बी को कहेगा कि भाई बी तू सी के साथ पार्टनरशिप कर, आई डोंट केयर, सी को दे दे चाहे तेरा वो बाकी का काम, लेकिन ए को अपना काम पूरा करके दे, ऑर्डर, ठीक है। भाई कोर्ट है, कोर्ट में जजेस हैं, अलग अलग डिसीजन लेंगे, वो ज़रूरी थोड़ा ना सारे एक जगह बैठे तो सेम ही डिसीजन ले। तुम्हारी क्लास की हालत देख लो, सेम डिसीजन थोड़ा ना लिया जाता है तुमसे, तो वो चीज़। आज की वीडियो में बस इतना ही। और अब मेरी ID RS57171116@gmail.com। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो। और बैक बेंचर्स की